आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से क्लैट पीजी 2026 के लिए सारे सब्जेक्ट्स के अंदर डिस्कस करेंगे सिलेबस को कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कि आपको कवर करने हैं। और जो टॉपिक्स मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा और जिस तरीके से बताऊंगा उनको आप वैसे ही कवर करिएगा। मैं बुक्स भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको कौन सी रेफरेंस बुक यूज करनी है उन सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए। क्लैट के अंदर उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, रिलेटिव कितने उनके क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी उसमें से होंगे जो कि अभी रिसेंट में न्यूज में आने की वजह से या अपना कोर्ट में अगर मान लो कोई केस चल रहा है या मान लो कोई अमेंडमेंट आया है, वो सब कुछ मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करके आपको पूरा बताऊंगा। तो इस वीडियो को प्लीज यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक पूरा देखिएगा, तभी आपको जो कंप्लीट पिक्चर है वो समझ में आएगी। और इसके अलावा अगर आपने अगर संभल लॉ के चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी प्लीज जरूर करिएगा। अब स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारा जो क्लैट कंसोर्शियम है वो हमारे सिलेबस को लेके देखिए क्या बोलता है। वो ये बोलता है कि द पेपर विल बी बेस्ड अपॉन ऑल द मैंडेटरी सब्जेक्ट ऑफ द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ये चीज आपने पहले भी देखी होगी, अगर आपने मतलब आप फॉलो कर रहे हो तो आपको ये पता है कि हाँ भाई, जो आपका 3 साल और 5 साल का एलएलबी के अंदर आपने जो जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट जो कि आपको ऑनर्स के तौर के ऊपर मान लो बिजनेस लॉ में कब क्रिमिनोलॉजी विक्टिमोलॉजी हो गया, बैंकिंग लॉ, इंश्योरेंस लॉ, उस टाइप के जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं ना, या फिर मान लीजिए एडवोकेसीज एक्ट, या फिर ऐसे ऐसे सब्जेक्ट जो कि बहुत नीश है, या इसमें आप इसको सीपीसी को भी इंक्लूड करोगे, वो आपके नहीं आएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने आपके ये वाले सब्जेक्ट्स हैं इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, एडमिन लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, आपका कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, पब्लिक नेशनल लॉ, टैक्स, एनवायरमेंट, लेबर और इंडस्ट्रियल लॉ, ये सब कुछ ही आपका इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर फिर आपके जो कुछ और आपके लॉज है, मान लो आर्बिट्रेशन हो गया, आपका आईपीआर हो गया, आपका बिजनेस के अंदर में सेबी का पूरा जो पोर्शन होता है वो आपका हो गया, इसके अलावा आपका कॉम्पिटिशन एक्ट हो गया, वो आपका पूरा इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा इंश्योरेंस लॉ हो गया, बैंकिंग लॉ हो गया, ये सब कुछ ही वो पोर्शन है जिसमें से कि क्वेश्चन आने का चांस रहता है। तो आपको मैं उसी हिसाब से आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या आपको उन सारे सब्जेक्ट्स के अंदर पढ़ाई करनी है, सारे सब्जेक्ट्स ही बताऊंगा कि कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से कम इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप जब बात करते हो बाइफर्केशन की, बिकॉज देखिए अगर आप पूरा सिलेबस एक साथ पढ़ने जाओगे तो इट विल बी अ हैवॉक। आपको क्या करना है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देना है, जिसमें कि आप ये देखोगे कि जो पेपर रहा है पिछले 5 से 6 साल का, उसमें 20 से लेकर 25% आपका बिजनेस लॉ में से आया है। तो आपको बिजनेस लॉ के पोर्शन को कायदे से करके चलना है। उसके बाद आपका क्रिमिनल लॉ का जो पोर्शन है वो आपका 20 से लेकर 30% यहाँ पे रहा है, उसको आपको जो इसमें तीनों लॉज है वो आपके आईपीसी एविडेंस जो आपके नए उसके काउंटर पार्ट्स है वो, और उसके अलावा जो आपके जेजे, एनडीपीएस, यूएपीए, पीएमएलए, उसके अलावा जो और एक्ट है उनको आपको करके चलना है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर आपका थोड़ा सा मैं इसमें कहता हूं कि आप लेबर और एनवायरमेंट को मिला लो, आर्बिट्रेशन को, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट, ये सब जितने आपके एक्ट्स हैं उनको आप मिला के चलोगे तो आपका काम आराम से हो जाएगा। वो 30 से लेकर 35% का पार्ट होता है। और उसके बाद जो अदर आपके सब्जेक्ट्स आते हैं उनके अंदर फिर आपका आ जाता है इंटरनेशनल लॉ, फैमिली लॉ, आपका जूरिस्प्रूडेंस, आपका इसके अलावा जो आईपीआर है या बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स है वो आपके जाते हैं, तो उनको आप अलग से पढ़िए। और इसके लिए भले आपके पास 6 महीने बचे हो, चाहे आपके पास 7 महीने बचे हो, चाहे आपके पास 5 महीने बचे हो, किसी भी केस में आप इन सब्जेक्ट्स को इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम डिस्ट्रीब्यूट करिए। ये देखिए कि आप एक सब्जेक्ट की लिस्ट बनाओ कि उस लिस्ट के हिसाब से क्या सब्जेक्ट मैंने ज्यादा पढ़ा है, किसको मैंने कम पढ़ा है, और उसकी स्ट्रेटजी बनाते हुए आप आगे बढ़ो। इसके लिए भी अगर आपको मान लो चाहिए कि कैसे तैयारी करनी है ए से लेकर जेड तक, मतलब केस लॉस कैसे पढ़ने हैं, मॉक पेपर्स कैसे लगाने हैं, सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना है, तो उसके लिए मैंने पूरी वीडियो बनाई है कि जहां पे मैंने बात करी है कि आपका 7.5 मंथ्स में कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी मैं अभी फ्यूचर में अब टाइम आएगा तो मैं 7 मंथ्स का भी, 6 मंथ्स का भी, हर चीज का प्रिपरेशन गाइड लाऊंगा। तो उस समय पे जो भी आपको गाइड यहाँ पे सूट करता है उसको जरूर से आप जाके चैनल में फॉलो करिएगा। अब चलिए बात करना शुरू करते हैं यहाँ पर कि क्या क्या सब्जेक्ट्स में आपको कौन कौन से टॉपिक्स। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बस 2 मिनट टाइम सर्विस प्लीज देना चाहूंगा। अगर आप मान लीजिए इस बार क्लैट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप ये वीडियो अगर देख रहे हो, आपको चाहिए कि मैं जो सिलेबस इस वीडियो में आपको बताने वाला वो पूरे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मुझे एक ही जगह पे कवर्ड मिल जाए, बोथ वीडियो लेक्चर फॉर्मेट में और आपका स्टडी मटेरियल फॉर्मेट में, तो आप हमारा कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स 2026 का ज्वाइन करने का सोच सकते हैं। ये आपका 549 स्टूडेंट्स आपको एक कोर्स अवेलेबल रहेगा। इसके अंदर आपका सारा का सारा सिलेबस कवर्ड है, अलॉन्ग विद आपके मॉक पेपर्स। 50 आपको फुल लेंथ मॉक पेपर्स मिलते हैं जिसमें आपको हर तरीके का पैटर्न मिलता है, 12-10 और आपका 20-6 और आपको 24-5, जो तीनों पैटर्न है वो। उसके अलावा आपको सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स भी 100 टोटल मिल जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप बात करते हो तो इसके अंदर आपको टोटल में जितने आपके केस लॉज हैं रिसेंट और लैंडमार्क वाले, सारे के सारे 2017 से लेकर 25 तक के पूरे हम लोग कवर करके आपको देते हैं। रिसेंट जो आपके ब्रीस होते हैं, जो भी अमेंडमेंट वगैरह होता है वो भी आप पूरा हम लोग कवर करके देते हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर मान लो आप इस बार एएड पीजी, आईएलआई और अपना आईआईटी खड़गपुर या सीवीटी एलएम की भी तैयारी करो तो वो भी आपके मॉक पेपर्स इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। और सबसे बेस्ट पार्ट, हम लोग का संभव लॉ का 5 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड कि हर साल में एटलीस्ट 5 से लेकर 6 स्टूडेंट्स हमारे टॉप 100 में रह ही रहे हैं संभव लॉ के, और हम लोग स्पेशलाइज ही करते हैं केवल एलिमेंट्री एग्जाम्स में। तो अगर आपको एनरोल करना है, एक बहुत ही बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड
एक पर्सनल मेंटरशिप अगर आपको मेरी भी चाहिए, कभी आपको व्हाट्सएप करना है, मेरे को कॉल करना है, आप कभी भी चाहो मुझसे कनेक्ट करने के लिए, वो भी आपको इस कोर्स से मिलता है। तो आपका एनरोल करने का मन है, जिसको डेफिनेट चेकआउट प्लीज करिएगा। अब स्टूडेंट्स, हम लोग अपने डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के साथ, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, या मैं सबसे कहूंगा दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर द क्लैट पीजी एग्जामिनेशन, बिकॉज हर साल आपका इस सब्जेक्ट में से 4 से लेके 5 पैराग्राफ आते ही आते हैं। और अगर मान लो पिछले साल का पेपर देखते तो एक या दो पैराग्राफ आपको देखने मिला, लेकिन जो आपका क्रिमिनल लॉ या लेबर लॉ या इन्वायरमेंट लॉ या और ऐसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से कनेक्टेड हैं, आपको उन पैराग्राफ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की एक या दो क्वेश्चन तो देखने को साफ साफ मिलेंगे ही मिलेंगे। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारा का सारा जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के लिए, उन सबको ही आप डिटेल में पढ़ाई करो। यू कैन नॉट लीड एनीथिंग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, बिकॉज इसके अलावा आपको जैसे ये भी पता होगा कि आपको लैंडमार्क केस लॉस पढ़ने हैं, और आपको एटलीस्ट 2017 से लेके 2025 तक के सारे लैंडमार्क केसेस को कार्य से देख के चलना है। वो सारे केस लॉज आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से ओरिजिनेट होते हैं, तो आपको उनका बेसिक बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, मान लो कोई लॉ है, या कैसे उस जब आपके राइट को उसको मान लो किसी एक्ट को उन्होंने रिपील करा, तो रिपील करने के टाइम पर व्हाट वाज दैट पर्टिकुलर लॉ जिसके बेसिस पर उन्होंने उसको रिपील करा, क्या उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पे डॉक्ट्रिन लगाई, क्या किया, वो समझने के लिए यू नीड टू नो द बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वेरी वेरी वेल। तो इसको कायदे से करना, और मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप जे.एन. पांडे, अगर आपको मान लो डिटेल में पढ़ाई करनी है इस सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से आप चाहते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन मेरा हो जाए, तो जे.एन. पांडे को आप प्रेफर कर सकते हो। और या फिर आपकी बैराक्ट आती है पीएम बख्शी की, पीएम बख्शी की आप लोग बैराक भी आप प्रेफर कर सकते हो। उसके अंदर भी आपको काफी अच्छे से प्रिसाइज तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का जो ब्रीफ होता है ना वो मिल जाता है। तो दीज टू बुक्स आर समवट रिकमेंडेड फ्रॉम माय एंड ऑल्सो। अब इसमें बात करते हैं एक करके टॉपिक के बारे में भी। तो देखिए आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अंदर में आपका जो आपका पूरा पोर्शन है यहाँ पे सिटीजनशिप वाला प्रियम्बल का, फिर सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फिर आपका डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स का कोरिलेशन हो गया, फिर डिस्क्रिप्टिव आपके जो फीचर्स होते हैं, जो फिलिंग फीचर्स होते हैं 12-13 आपके कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या आपका फीचर्स हैं, वो सारे आपको कायदे से रट के जाने कोशिश करिएगा कि इसके अंदर के जो केस लॉज भी हैं उनको भी आप कायदे से करके जाओ। फिर आपका जो अगला पार्ट है वो है आपका पार्ट सी, ऑब्वियसली आपका फंडामेंटल राइट्स का। इसके अंदर आपका पर्सन स्टेट अंडर आर्टिकल 12 आर्टिकल 13 के अंदर, फिर आपका जो आपके फंडामेंटल राइट्स है वो सारे के सारे, फिर कौन से ऐसे राइट्स जो कि रिपील हो गए, कौन से ऐसे राइट्स हैं जो कि मतलब जिनका स्कोप कोर्ट ने एक्सपैंड करा, कैसे एक्सपैंड करा, मतलब ये सबसे ज्यादा डिटेल्ड आपका पोर्शन है जिसमें से आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी देखने मिलते हैं। और यहाँ पर अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन करो तो मोस्ट प्रोबेबली आपका ये जो पोर्शन है कायदे से तैयार होगा ही होगा बाय एनी मीन्स। और आपने कॉलेज में भी अगर पढ़ाई होगी तो आपने ये जो पोर्शन ना पार्ट 3 वाला, ये आपने कायदे से पढ़ा होगा। जितने लैंडमार्क कोर्सेज होते हैं उसमें से 70% केसेस इसमें से फंडामेंटल राइट्स में से आपके उठ के आते हैं, तो इसको तो बहुत कायदे से करना। और इसके अंदर एक एक जो आपका केस लॉ होता है ना, उस केस लॉ को बहुत डिटेल में उसकी पढ़ाई करना। डोंट मतलब ऐसा मत कोशिश करना कि आप शॉर्टकट मारो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जे.एन. पांडे आपको यूज करनी है कर लो और डिटेल में पढ़ाई करो। फिर हम लोग बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये आप कार्य से देख लो, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स आपके कैसे वर्क करते हैं, कैसे आते हैं, वो सारा क्वेश्चन आपको देख के चलना है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो होती है आपके प्रेसिडेंट की और गवर्नर की, उनके इलेक्शंस कैसे होते हैं, रिमूवल पावर, फंक्शन, रिलेशनशिप ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्डनिंग पावर, इमरजेंसी पावर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये सारे के सारे आप लोग प्लीज देख के चलिएगा। जैसे अभी आपका रिसेंट में आपने देखा होगा कि जो अभी वर्क अमेंडमेंट वाला बिल आया है, तो उसके अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कैसे यहाँ पे अभी पावर यूज हुई प्रेसिडेंट की कि उन्होंने असेंट दिया, प्लस अभी एक केस लॉ भी आके रखा हुआ है इसके ऊपर कि गवर्नर की जो पावर है तमिलनाडु के केस में जो यहाँ पे हुआ बेसिकली कि गवर्नर ने बहुत दिनों तक बिल को अपने पास रोक के रखा, प्रेसिडेंट के पास वो गया, प्रेसिडेंट ने भी बहुत वो किया, तो कोर्ट ने कहा कि आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर में उस चीज को पास करना है। प्रेसिडेंट के ऊपर भी उन्होंने कुछ उसके लिए रूल्स है, तो वो केस लॉ को कैसे देखना, दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, तो इन लोग के पूरी पावर्स, इम्यूनिटीज, फंक्शन, बजट, फाइनेंशियल कंट्रोल, पूरा का पूरा यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट है। तो इसको प्लीज कायदे से करके जाना, इसमें कोई भी चीज कोई भी केस पर छोड़ के मत जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनके अपॉइंटमेंट, फंक्शंस, रिमूवल पावर, जुडिशियल उसका रिव्यू का, रिट का, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं या फिर स्टेट्यूट्स की जो पावर होती है, उसका जो आपका जुडिशियल एक्टिविज्म और रिस्ट्रेंट वाला पूरा पावर है, और जो बैलेंसेस होते हैं वो सब पूरा आप कायदे से देख के जाइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। उसके बाद सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है लेजिस्लेटिव पावर्स का, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल पावर्स, सेंट्रल स्टेट के बीच में जो आपकी 3 लिस्ट होती है उनके बारे में, डॉक्ट्रिन ऑफ डिपेंडेंसी, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, टेरिटोरियल नेक्सस और बाकी जो डॉक्ट्रिन्स होती है वो, फिर सेंटर का क्या कंट्रोल होता है स्टेट के ऊपर, फिर हमारे को कॉजाई
वो क्यों बोला जाता है फेडरल, इसके बारे में इंटर स्टेट ऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, मतलब ये सारे के सारे, मतलब ये आपका कनेक्ट होकर बेसिकली जाएगा विद द पार्ट जहां पे आपका बात होती है ना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के सेलियंट फीचर्स है उसके साथ ये कहीं ना कहीं कोरिलेट हो जाएगा, तो उसको पूरा करके जाइएगा। फिर लोकल बॉडीज वाला पार्ट थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर जो जो आपके अमेंडमेंट्स जो जो आए हैं यहाँ पे वो आपको देखे चलने हैं। इमरजेंसी प्रोविजन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज इसके अंदर में आपका जो भी मेन केसेस हैं कि कैसे आपके इमरजेंसी प्रोविजंस वर्क करते हैं और उसका यूज करके कैसे यहाँ पर पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म को मिसयूज करने का जो पूरा वो वाला केस हुआ था कृष्णन भारती में, उसको पूरा रिलेट करके जब आप पढ़ोगे तो आपको कायदे से बहुत अच्छे से एक चीज समझ में आएगी, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में कैसे काम करती है उसका भी थोड़ा सा यहाँ पे आपका एक नेक्सस रहता है। वैसे ऑल्दो रिलेटेड नहीं है पर नेक्सस आता है तो आपको देख के चलना पड़ेगा, और जितने जितने इसमें पूरे दिए हुए हैं ना कि कैसे कैसे टाइप्स में वर्क करता है, कौन कौन किस तरीके की पावर्स यूज कर सकता है, कैसे लग सकता है, हर टाइप की एजेंसी को कायदे से रट के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। फिर आपका यहाँ पे शुरू हो जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के आपके जो टॉपिक्स हैं, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन उसका जो कंट्रोल होता है उसका मीनिंग क्या है, लिमिट्स क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन होता क्या है, उसके प्रिंसिपल्स एंड जस्टिस क्या होते हैं, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबलनेस, एब्यूज एंड यूज ऑफ डिस्क्रिप्शन, ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कायदे से आपको करके जाना है। फिर आपका इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपका एक्शन होता है वो, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर आपको कायदे से करके जाना है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी अगर आप देखोगे तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, इसको भी कर लेगा। जैसे लाइबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो भी आपको कायदे से करके जाना है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और 323A और 323B इन दोनों को ही करके जाइएगा, इसके अंदर से क्वेश्चन उठ के आने का हमेशा चांस रहता ही रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके सिलेबस का। फिर हम लोग अगले जो टॉपिक है उसकी बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड फैमिली लॉ। अब फैमिली लॉ के अंदर देखिए ये भी एक आपका काफी इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और इसके लिए अगर मैं बताऊं आपको, देखो हर साल ना या तो पैराग्राफ आता है या फिर अगर मान लो नहीं आता तो कम से कम 1 से 2 पैराग्राफ तो आपका आएगा ही आएगा। और इस बार मुस्लिम लॉ के अंदर खास करके वक्फ वाला जो कंसेप्ट है ना यार, ये पक्का पक्का आपका चांस है कि एक आपका कोई ना कोई पैराग्राफ आ जाए, तो इसको यार कायदे से करके जाना, डोंट लीव इट अंडर एनी सर्कमस्टेंस। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपका कोई बुक अगर मान लो पढ़नी है इसके लिए तो पारस दीवान यार रेफर कर लो, पारस दीवान काफी अच्छी बुक है इसके लिए, अगर आपको रेफर करनी ही करनी है। वैसे मैं तो आपको कहूंगा कि आप एक ही जन से ही पढ़ाई करो, ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा, बट अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हो, आपके ऊपर है। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखो जीएचएफ जितना है उसका, जितने आपके स्कूल फॉर्मेशन वगैरह उसको कैसे कर लेना, पार्टीशन वगैरह कैसे होता है, उसके अंदर राइट्स कैसे वगैरह वर्क करते हैं, कौन कौन एंटाइटल है क्या है कैसे, वो पूरा देख लेना। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस जो आपके पूरे के पूरे होते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर में, वो पूरा देख के जाना। इसके अंदर भी जो आपकी विनीता शर्मा से राकेश शर्मा का केस आया था, वो सब जितने रीसेंट केस लॉज है वो पूरे कायदे से देख के जाना। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस अंदर मुस्लिम लॉ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अब यहाँ पे पोर्शन है, इसको भी आपको पूरा यहाँ पे करके जाना है। फिर एक आपका फैमिलीज कोर्ट्स एक्ट वाला ये वाला पार्ट है, ये आपका क्वेश्चन जो था पेपर उसमें आया था 2023 या 2022 क्वेश्चन पेपर में, एक उसमें केस आया था, तो ये आपका कहने की पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज करके जाइएगा, रीसेंट केस लॉज में आपको मिलेगा ये। उसके बाद अगला जो आपका क्वेश्चन आता है इसमें वो आपका आता है हिंदू मैरिज एंड डिसोल्यूशन, तो इसके ना पूरा आपका जो डिवोर्स का पूरा जो प्रोसीडिंग है, जैसे उसमें अभी सब चीजें आपकी रिसेंट डिस्कोर्स में रही है, तो उसकी वजह से ये कहना कि पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका। उसके बाद मुस्लिम मैरिज का भी, उसकी भी डिसोल्यूशन, तलाक के ग्राउंड्स, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, क्या क्या चीजें होती हैं, एसेंशियल नेचर, वो पूरा इंपॉर्टेंट है। फिर अडॉप्शन का भी आप लोग हिंदू अडॉप्शन एंड गार्जियनशिप एक्ट पूरा उसको करके जाइएगा। मेंटेनेंस के अंदर में भी मेंटेनेंस एक्ट पूरा यहाँ पे रहेगा, प्लस सीआरपीसी के अंदर अभी जो कि आपका सीआरपीसी की जगह अब ये बीएनएसएस हो चुका है, तो जो जो आपके अमेंडमेंट्स आए तो बीएनएसएस से उसको पूरा मिला के आपको कोरिलेट करके पढ़ाई करना पड़ेगा, ध्यान रखना। फिर गार्जियनशिप के अंदर भी सेम चीज आपकी रहेगी कि आपको वो वाला एक्ट आपका देखना है। फिर सिविल मैरिज के अंदर जो आपके स्पेशल मैरिज एक्ट है वो आपका रहेगा, और इसमें भी ध्यान रखिएगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है आपका जो अभी यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर में आपका अभी आया है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, उसको लेकर बहुत तगड़ी डिबेट चल रही है, और अगर फैमिली लॉ में कोई भी अपडेट या अमेंडमेंट आने का चांस रहता है तो उस पर पैराग्राफ आने का बहुत तगड़ा मौका है। तो प्लीज यूसीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो टॉपिक्स आपके फैमिली लॉ में हमारे पास हैं उनको हमें कायदे से करके जाना है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत सेरोगेसी, लिव इन रिलेशनशिप्स, आईवीएफ और एक आध कुछ आपके एक्ट्स भी है फैमिली लॉ के अंदर में जो कि आपको थोड़ा सा देख के चलना है, जिसमें कि आपका वो एमआरटीपी मेडिकल टर्मिनेशन, वो प्रेगनेंसीज जो टर्मिनेशन एक्ट वाला पूरा पार्ट है वो वाला पूरा, वो थोड़ा सा देख के जाइएगा। फिर आपका एलजीबीटीक्यू राइट्स वाले जो केसेस हमारे आगे रखे हुए हैं उनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर भी जैसे आपका बीएनएस के अंदर जो जो चेंजेस आए हैं जो कि रिलेट कर रहे हैं फैमिली लॉ के साथ, उनको प्लीज देख के जाइएगा, काफी अच्छे से आपके यहाँ पे प्रिपरेशन। तो इसका जो अगला पोर्शन हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा आपका सब्जेक्ट है जिसकी कि हर साल 1 से लेकर 2 पैराग्राफ आते ही आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इसको आप कहोगे। इसमें कुछ ऐसी चीज नहीं जो कि आपको छोड़नी है, बिकॉज देखिए ज्यादा टाइम इसको लगता नहीं प्रिपरेशन करने में। अगर आप इसकी बात करते हो कि आपको कौन सी बुक यहाँ पे रेफर करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से अवतार सिंह के लिए अगर आप जाओगे ना तो आपको थोड़ी सी आसान नहीं पड़ेगी अवतार सिंह, वरना तो मैं वही आपको कह रहा हूँ कि एक जैन रेफर करके जाइए तो आपको ज्यादा आसान यहाँ पे पढ़ने वाला है। फिर आप बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं, तो आपका देखो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वेरी वेरी इजी टॉपिक, इसको आराम से पूरा कर लेना। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट,
एक्सेप्शंस, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, ये सब कुछ आपको करना है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, फिर आपका रेमेडीज जो होती है बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये सब आपका पार्ट 2 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आता है। तो इसके ऊपर जो केस लॉज होते हैं ना सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे। तो जो रीसेंट केस लॉज आप पढ़ने जा रहे हो उसके अंदर आपको पार्ट 2 जो आपका कॉन्ट्रैक्ट का वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पार्ट 1 से कहो कभी उतने क्वेश्चंस ना भी आए, जो डॉक्ट्रिन वगैरह भी इसमें इन्वॉल्व होती है वो आपकी इंपॉर्टेंट होती है। सब कुछ यहाँ पे कायदे से कॉन्ट्रैक्ट को करके जाना। फिर उसके बाद देखो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपके कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, और उसके अंदर ये नहीं है कि पूरा आपको एक्ट पढ़ना है, बस जो जो उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उनको आप देख चलो। जैसे पार्टनरशिप एक्ट के अंदर नेचर, राइट्स, ड्यूटीज, इनकमिंग आउटगोइंग पार्टनर्स जो होते हैं, माइनर पार्टनर्स उनका क्या रहता है, फिर डिसोल्यूशन उनके कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर वो आप देख के चलो। इंपॉर्टेंट केस लॉज देख लो, काम आपका हो जाएगा। सेम चीज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के साथ भी है कि ये जितने टॉपिक्स मेंशन है इनको आप कार्य से करके जो आराम से हो जाएगा। सेम चीज नई एक्ट के साथ और सेम चीज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के साथ भी है। और अवतार सिंह की जो आपकी बिजनेस लॉ की बुक आती है ना वो लेके चलना तो आपको आसान पड़ेगा, उसमें से पढ़ाई आपकी अच्छी से काफी हो जाएगा अगर आपको डिटेल में करना है तो। इसके अलावा अगर आप बात करते हो जो आपका अगला टॉपिक आपको देके चलना है वो है आपका जूरिस्प्रूडेंस का। अब जूरिस्प्रूडेंस के लिए देखिए स्टूडेंट्स, हर बार ये होता है कि 2 पैराग्राफ आएंगे क्लैट के अंदर, तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स फॉर द एग्जाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इसको कायदे से करके चाहिए। इसको पढ़ाई करने का तरीका क्या है कि जितने आपके टॉपिक्स यहाँ पे मैंने मेंशन करे ना इनको तो आपको करना ही करना है। साथ में मेरी प्लीज रिकमेंडेशन ये मानिए कि आप NV परांजपे या BNM त्रिपाठी इनमें से कोई एक बुक उठा लीजिए और इसको आप कायदे से उठा के चार्ट मारिए पूरे बुक को। आप अगर ये सोचोगे कि एक ही जन से मैं कर लूंगा या ऑनलाइन नोट से कर लूंगा तो देखो उससे नहीं होने वाला। क्लैट लेवल में अगर आप PSU की तैयारी खास करके कर रहे हो तो वहां पर क्या क्वेश्चन पूछेंगे जो स्टूडेंट का किसी को घंटा नहीं पता है। बिकॉज क्या जूएस पूछने वाले हैं, किस स्कूल से वो बिलोंग कर रहा है, आपको पैराग्राफ पढ़ के उसमें से निकालना पड़ता है कि हाँ ये पर्टिकुलर पैराग्राफ इस पर्टिकुलर जूरिस्ट का, ये इस पर्टिकुलर स्कूल का है। और उसके बाद आपको उसमें से सोचना पड़ता है कि व्हाट इज द मोस्ट नियरेस्ट आंसर डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके की लैंग्वेज वहां पे यूज करी गई है पैराग्राफ के अंदर में। और उसके लिए आपके मॉक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मॉक्स की प्रैक्टिस आपको कायदे से करनी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और साथ ही में अगर आप मान लो संभव लॉ में हमारे साथ हो यार तो हम लोगों ने डिटेल लेक्चर्स प्रोवाइड करे, नोट्स प्रोवाइड करे जूरिस्प्रूडेंस के सारे सारे। और मॉक पेपर्स के अंदर में हम लोगों ने प्रैक्टिस मॉक पेपर्स बहुत जबरदस्त दिए हैं और हर पैराग्राफ के हिसाब से हम लोग आपको अलग अलग तरीके से ट्रेन करते हैं। तो मॉक पेपर्स में अगर आपको एनरोल करना हो 3999 में यार मॉक पेपर सीरीज पूरी दी हुई है अलॉन्ग विद माय ओन मेंटरशिप। अगर आपको एनरोल करना प्लीज चेकआउट उसको जरूर करना। इसके बाद आपका आता है इंटरनेशनल लॉ। अब देखो इंटरनेशनल लॉ के अंदर क्या रहता है ना, केवल इंटरनेशनल लॉ आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जितने टॉपिक्स मैंने यहाँ पे मेंशन करे ये तो आपको करने ही करने, दैट इज वन थिंग। आपका इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट यहाँ पे, क्योंकि जो पैराग्राफ वगैरह आ रहा है आजकल वो दोनों से ही पूछ रहा है। और इसके अंदर मैं आपको एक चीज ये भी ऐड करना चाहूंगा कि देयर इज वन मोर पार्ट जिसमें कि आपका इंटरनेशनल ट्रेड लॉ जो आता है ना वो भी अगर आप कर पाओ तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। जिसमें कि आपका IPR से कहना है कि वो कोरिलेटेड है कॉम्पिटिशन लॉ और IPR से, उसमें बिकॉज आपका वीपो, उसकी वर्किंग, बाकी चीजें वो अगर आप पढ़ ले रहे हो तो फिर आपका इंटरनेशनल लॉ ना बिल्कुल कायदे से कंप्लीट हो जा रहा है। और उसके साथ में कोशिश आप ये करिए कि आप ICJ और ICC इसके यार दोनों के पोर्शंस ना जो आपके केसेस है लास्ट 10 ईयर्स के उनको आप प्लीज कर लेना यार। उससे आपका काफी जो मतलब इंटरनेशनल लॉ होता है ना कि कभी कभी लगता है कि पैराग्राफ कहां से पूछा समझ में ही नहीं आता है क्लैट के अंदर में, वो चीज आपकी दिक्कत आपको नहीं करेगी। और इसके लिए भी मैं आपको यही कहूंगा कि देखो हर साल इसके 2 पैराग्राफ आते ही आते हैं तो आपको इसको कायदे से करके जाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इसको आप छोड़ने का तो सोच ही नहीं सकते हो चाहे जो हो जाए। इंटरनेशनल लॉ इज द वन सब्जेक्ट जो कि आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हो अंडर एनी सर्कमस्टेंस। अगर आप क्लैट PG के लिए मान लो एनरोल्ड हमारे कोर्स में तो यहाँ पे ये रहता है कि हम लोगों ने नोट्स, डिटेल, मॉक पेपर्स, लेक्चर्स सब कुछ प्रोवाइडेड करके रखा तो आपको कई बार भागने की जरूरत नहीं है। इवन ICJ और ICC वाले केसेस भी दे रखे हैं, सब कुछ दे रखा है, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ वगैरह सब कवर्ड है IHL के साथ। आपको एनरोल कर हम लोग इसके बाद जब IPC की देखिए स्टूडेंट्स बात करते हैं ना तो आपको ये पता होगा कि आपको अब नया वाला जो एक्ट है BNS वो आपको पढ़ाई करनी है। और अभी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो भी अभी केसेस चल रहे हैं अभी सबके अंदर में IPC की जो आपके बैराक के सेक्शंस होते हैं वही यूज होते हैं। तो इसलिए मैं आपको जो टॉपिक्स हैं वो आपको अभी मैं यही कहूंगा कि आप IPC के मेन उसको मानते हुए पढ़िएगा और उसको कंपैरेटिव स्टडी करिएगा BNS के साथ में कि BNS और IPC का इस तरीके से अपना वो रहेगा। और आपका देखिए इसमें ना तो इलस्ट्रेशन चेंज हो रही है ना पनिशमेंट वगैरह आपकी कोई चेंज हो रही है। आपका कोई भी सेक्शन है उसका आपको कंपैरेटिव चार्ट आप देख के चलोगे आराम से आपको यहाँ पे चीजें हो जाएंगी। इसमें भी आपको देखो इंट्रोडक्शन ऑफ IPC का कंसेप्ट वगैरह जितना पूरा वो देख लेना है। प्रिंसिपल्स जो होते हैं क्रिमिनल लायबिलिटी के, मेंसरी, प्रिजर्वेशन ऑफ मेंसरी, बाकी चीजें वो देख लो। फिर जनरल डिफेंसेस जो आपका पूरा पोर्शन है वो, इंक्वायरी क्राइम का पोर्शन जो पूरा है अटेम्प्ट पहले का वो पूरा। फिर आपका जो ह्यूमंस बॉडी के अगेंस्ट ऑफेंसेस होता है वो आपका मेन पार्ट होता है, उसको कायदे से देख के जाइएगा। हर जो पार्ट जिसे मैंने मेंशन करा सारा का सारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है।
और इसके अलावा जब आप बात करते हो तो आपके इसी के जो आपके के सेक्शन है आपके, जैसे मान लीजिए स्पेसिफिक ऑफेंसेस हो गया अगेंस्ट प्रॉपर्टी, फिर आपका स्टेट और ट्रैंक्विलिटी पब्लिक वाली है, फिर पनिशमेंट्स वगैरह हो गया, डेफेमेशन हो गया, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। इस पर रिसेंट में केस लॉज भी आए हैं। तो एवरी थिंग जो कि इसमें मेंशन है, सारा का सारा जो मैंने मेंशन करा है वो सारा का सारा आपको कैसे देख के जाना है। और इसके अलावा में जब आप बीएनएस की बात करो तो इसके अंदर जितने ये नए आपके टॉपिक्स आए वो आपको देख के जाने हैं। जो आपकी ये पनिशमेंट्स वगैरह के एनहांसमेंट हुआ है वो आपको पूरा देखना है। इसके अलावा जो आपकी ये वाले पोर्शंस हैं जैसे सेक्सुअल ऑफेंसेस हो गया, फिर मैरिटल रेप एज एन एक्सेप्शन हो गया, वो चीजें, तो ये चीजें आप थोड़ा सा देख लोगे तो आप आराम से यहाँ पे जो बीएनएस है आईपीसी वो आपको कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगला हम लोग ये देखेंगे कि सीआरपीसी में आपका क्या है। इसमें भी देखिए आपको बीएनएसएस करना है, और इसलिए भी मैं आपको सीआरपीसी के हिसाब से बता रहा हूँ बिकॉज अभी सुप्रीम कोर्ट में केसेस सीआरपीसी के सेक्शन से ही चल रहे हैं, लेकिन आपको क्लैट में दिखाई दोनों पड़ेगा, बीएनएसएस भी दिखाई देगा, सीआरपीसी भी दिखाई देगा, तो आपको दोनों ही पढ़ के जाना है। उसके अंदर आप इंट्रोडक्शन टू सीआरपीसी, अरेस्ट, बेल, बॉन्ड, इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी ट्रायल वगैरह का जो पूरा पोर्शन है वो आप कैसे उसको देख के जाइए। फिर इसके अंदर चार्ज, एविडेंस, जजमेंट वगैरह जितना पूरा पोर्शन वाला होता है आपके मतलब इसका प्रोसीजर का वो आपको पूरा देख के जाना है। फिर इसके बाद आपका अपील, रिवीजन, रेफरेंस, सस्पेंशन, रिमिशन, कम्यूटेशन, प्रिवेंशन बाय पुलिस एक्शन, मेंटेनेंस का जो पूरा पोर्शन है, इसमें भी आपका जो अपडेटेड प्रोविजंस आए वो आपको कैसे देख के जा रहे हैं, जिसमें कि आपका मेनली बेल एज अ रूल अभी इंट्रोड्यूस हो चुका है। फिर आपका अरेस्टेड जो है वो लिमिट जो उसके बेसिकली डाली गई है 7 सेंस में वो देखना है। फिर उसके अलावा मजिस्ट्रेट की जो पावर है कि इसका यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है वो इवन ज्यादा रहेगा, यहाँ पे वो सब चीजें स्ट्रिक्टेड यहाँ पे रहेगा, क्राइटेरिया डिलायल वगैरह का कि कैसे वो किन चीजों को ध्यान रख के किस पर्टिकुलर उसमें वो चीजें कर सकता है। फिर उसके अलावा जो टाइम बाउंड प्रोसेस होती है, कंपलसेटरी आपकी बेल जो होती है, ये साइड के जितने आपके कॉन्सेप्ट उनको कैसे देख के यहाँ पे जाना है। फिर आपका आता है एविडेंस। अब एविडेंस के अंदर भी वही है कि आपको यहाँ पे बीएनएसएस जो है वो आपको करके जाना है, और इसमें ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा चेंज यहाँ पे नहीं आया है। मेजरली जो यहाँ पे चीजें हैं वो मोर और लेस सेम ही है। तो इसमें आपका इंट्रोडक्शन हो गया, जो रेलेवेंस ऑफ फैक्ट्स वाले आपके पूरा जो ये सेक्शन जितने मेंशन्ड है इनको आपको सारा को करके जाना है। फिर एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस का जो पूरा पार्ट है वो आपको कैसे करके जाना है, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा एक चीज भी ध्यान रखिएगा कि आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस तीनों में ही कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आपकी लेस इंपॉर्टेंट है, मोर इंपॉर्टेंट है। पढ़ के आपको सब कुछ अभी जाना है, बिकॉज देखो अभी क्लैट पीजी को होने में कम से कम 6 से 7 महीने रह गए हैं, अभी आपको बहुत टाइम नहीं बीता है। तो ये मत करना कि आप अभी स्किप कर करके पढ़ाई करो, केवल इंपॉर्टेंट की पढ़ाई करो, बाकी चीजें ना पढ़ो, ऐसा मत करना। पढ़ के पूरा जाना, जितना मैंने यहाँ पे मेंशन करा पूरा ही जाना। फिर आपका बर्डन ऑफ प्रूफ, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस, ये सब पूरा पोर्शन जितना आपका दिया हुआ है ये पूरा आप करके जाएंगे। इसमें कुछ आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। उसके जो केसेस वगैरह भी आते हैं वो भी आपको करने। और इसके अलावा जो आपके की चेंजेस यहाँ पे आए हैं, जैसे यहाँ पे जो डेफिनेशन एविडेंस है, इसी डेफिनेशन क्या है उसका बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वगैरह भी इंक्लूड हुआ है, वो सब कुछ। फिर जो आपके रूल्स वगैरह अपडेट हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को लेके, फिर कोर्ट और जो टेक्नोलॉजी के ऊपर इम्पैक्ट है, फिर उसके अलावा जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है कन्फेशन के प्रोविजंस का, और यहाँ पे एक्सपर्ट टेस्टिमोनी को लेके जो गाइडलाइंस वगैरह थोड़ी सी और उसको वो किया गया, वो सब चीजें। फिर इसका स्पेसिफिक जो चीजें यहाँ पे आ गई है, जिसकी यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे टेरिटोरियल उसको रिमूव करने के लिए गया है, रिमूवल ऑफ वर्ड जो इंडिया का है डेफिनेशन क्लॉज के अंदर, वो वाली चीज है। ये सब कुछ आपको देख के जाना, मतलब जो जो चेंजेस आए उनको देख के जाएंगे। पेरैक के अंदर आप जब पढ़ाई करेंगे तो कोशिश करेंगे कि आप एक चार्ट अपने सामने रखिए कि देखिए पुराने सेक्शंस कौन से, नए सेक्शंस कौन से, उनके हिसाब से उनको रटते हुए पूरा जाइए। और उसको कोशिश करिए कि आप अपना एक कोई अपना दीवार पे कोई चार्ट अगर आप चिपका इंपॉर्टेंट सेक्शंस का, तो उसको बना के आप चिपका लो, आराम से आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो अगला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स का। देखिए ये एक ऐसा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स जिसमें कि आपका जो क्वेश्चन पेपर अगर आप देखोगे खास करके उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि इसका क्वेश्चन आता है तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको तब भी कोशिश ये करनी पढ़ के जाना। और ये इजी सब्जेक्ट है तो इसमें आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। इसमें स्कोप एंड नेचर ऑफ टॉर्ट, फिर एलिमेंट जो होते हैं यहाँ पे टॉर्ट्स और डिफेंसेस, जनरल डिफेंसेस के वाइकेरियस लायबिलिटी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कांसेप्ट हो गया, नेग्लिजेंस एंड न्यूसेंस हो गया, टॉर्ट्स अफेक्टिंग पर्संस एंड प्रॉपर्टी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो पूरा पार्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो आपका पूरा है उसमें जो रिसेंट में अमेंडमेंट्स आए हैं वो पूरा आपको देखे चले, जिसमें कि आपका आर्टिकल 32 और 226 के अंदर भी जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ जो सब कनेक्शन है पूरी चीजें हैं वो पूरा आपको सीपीए पूरा देख के जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि टॉर्ट्स को पढ़ते हुए सीपीए को उसके साथ आप मिला के पढ़ो, और ये ध्यान रखो कि हाँ ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, आसान भले है, उतना इंपॉर्टेंट मतलब नहीं भी है, लेकिन तब भी पढ़ के इसको आपको जाना, छोड़ के मत जाना। इसके बाद हम लोग आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जिसको आप कहोगे कि हाँ भाई ये वो सब्जेक्ट है जो कि हर साल पेपर में आता है, इसका 1 या 2 पैराग्राफ हर साल आपको देखने को मिलेगा, एंड दैट इज कंपनी लॉ। और इसके अंदर आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आप बिजनेस लॉ के लिए अवतार सिंह कंपनी उठा लो, और टॉर्ट्स के लिए आरके बांगिया उठा लेना, तो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा उसमें रिसोर्स मिल जाएगा। ईजी बुक है दोनों की दोनों करने के लिए अपनी पढ़ाई को। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको अगर इसके कहीं और नोट्स मिल जाए, मान लो आप एक काम ये कर सकते हो कंपनी लॉ के लिए आप सीएस जो होता है सीएस एग्जीक्यूटिव
उसके आप नोट्स लेके उससे भी पढ़ाई कर सकते हो, उससे भी काफी आसान हो जाएगी पढ़ाई। दैट इज अ वेरी वेरी गुड सोर्स दैट यू कैन यूज। अब इसमें देखो इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी, इसके अंदर क्या क्या आपके जो जो इंपॉर्टेंस होता है कंपनी लॉ का, मीनिंग, नेचर, जो आपके सेपरेट एंटिटी के तौर पे कैसे होता है, कंसेप्ट ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल जो होता है उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या होता है, मतलब बाकी जितने कंसेप्ट वो पूरे आपको देखने हैं। फॉर्मेशन एंड कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, शेयर्स, कैपिटल एंड डिबेंचर्स, फिर आपका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ कंपनी, आपका डिविडेंड एंड वाइंडिंग अप, एमर्जिंग जो इश्यूज आपके आ रहे हैं कंपनी में, सीएसआर वगैरह हो गया, ये सब पे भी अभी आपके देखोगे कि रिसेंट में केस लॉस वगैरह भी कई ऐसे होते हैं जो कि आपको अगर देखने भी है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जो आपके लॉ फॉर्म्स होती है मेजर, ठीक है, जैसे आपको मान लो ट्राईलीगल हो गया या आपके और भी 2-3 अच्छी फर्म्स हैं, उनकी वेबसाइट पे आप जाके अगर देखोगे ना तो आपको कंपनी लॉ के काफी अच्छे, या फिर एक आपका वेबसाइट है मेरे ख्याल से पहले चलती थी, अभी भी शायद है, उसकी मोंदाक करके, उस पर आपको काफी अच्छे अच्छे आर्टिकल्स मिलेंगे जो कि कंपनी लॉ से जो रिलेटेड आपके अच्छे अच्छे केसेस होते हैं ना उनके ऊपर काफी वो लोग अच्छी समरी देते हैं, उसको आप जरूर से रेफर करिएगा, काफी आपको बेनिफिट करेगा। इसके बाद हम लोग आते हैं आईपीआर के ऊपर। देखो आईपीआर स्टूडेंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि क्लैट में इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अंदर आप बेसिक बेसिक जो चीजें यहाँ पे दी हुई है ना, बेसिक बेसिक पढ़ लो, उससे ज्यादा आपको यहाँ पे करने की जरूरत है नहीं। पैराग्राफ आएगा नहीं आएगा कोई इसका भरोसा नहीं है, तो डो नॉट गो मच इनटू टॉट्स, मतलब आईपीआर में इतना मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इन्वायरमेंटल लॉ की। अब देखो इन्वायरमेंटल लॉ अभी पिछले साल में तो आया है और पिछले 2-3 साल से तो ये आपका आ ही रहा है, तो इसको आप कर लोगे ना अगर, तो आपका एक अच्छा खासा तैयारी हो जाएगी मेरे हिसाब से। तो इसको आप करके जाओ क्लैट के लिए, मेरे मोस्ट प्रॉब्लम मैं आपको कहूंगा, बिकॉज एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ही मैं इसको मान के चलूंगा, नॉट एज इंपॉर्टेंट एज कंपनी लॉ, बट हाँ काम भर का इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो आपका मॉडर्न कंसेप्ट है इंटरनेशनल लॉ का, जो कि आपका मैं कह रहा था ना कि आपको कोरिलेट करके चलना है इंटरनेशनल लॉ के साथ, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ, ही क्वेश्चन वगैरह आते हैं वो इसी पर्टिकुलर पोर्शन में आते हैं कि जो कंसेप्ट है और ये जो आपकी इन्वायरमेंटल लॉ की जो पूरी पॉलिसी है, इसके अंदर पूरे में इंटरनेशनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो पूरा आपको कायदे से करके जाना है। फिर इसके बाद इंडियन लेजिस्लेशन हमारे जितने हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, एयर एक्ट, वाटर एक्ट, सारा का सारा, इसमें आपका जो सिविल प्रोसीजर कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जहां जहां भी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इन्वायरमेंट लॉ का मेंशन है, जहां जहां भी आपको दिखता है, खास करके जो एनजीटी की वर्किंग का तरीका, एनजीटी जो रिसेंट में केसेस डाले वो सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके अदर एरियाज जो आपके आते हैं इन्वायरमेंट लॉ के, मरीन पोल्यूशन हो गया, मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल हो गया, फिर नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल हो गया, एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसका मतलब ये जितना पूरा पार्ट है वो पूरा आपको करना है। जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह आजकल थोड़ा सा आ रहा है रिसेंट न्यूज में, तो आप इसको करके जाओगे तो काफी आपका अच्छा ये रहेगा। इसके अलावा आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको भी पूरा आप करके जाओ तो इट विल बी वेरी वेरी गुड। और इसके जो जो टॉपिक्स मेंशन है वो आपको पूरा करके कोशिश करिए कि जाइए। इसके बाद आपका अगला जो सब्जेक्ट आता है वो आता है आपका आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। अब देखो इसके अंदर क्या है ना, ये वाला सब्जेक्ट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, और इसको अगर आपको करना है तो आप इसको मैक्स टू मैक्स 1 से लेकर 2 दिन का टाइम देना, उसके ज्यादा इसको टाइम मत देना। इसके अंदर जो की चीजें हैं वो यहाँ पे मैंने बेसिकली मेंशन कर दी है, आप उसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो कि आपको क्या क्या पढ़ना है। कोशिश ये करना है कि इसको आप सीपीसी के साथ भी मिला के थोड़ा पढ़ना, सेक्शन 89 वगैरह का आपका पार्ट दिया रहता है वो इंपॉर्टेंट आपको पड़ेगा, तो उससे आपका काफी आपका काम आसान हो जाएगा। फिर अगला आपका जो है वो है आपका लेबर लॉ का स्टूडेंट। तो देखिए लेबर लॉ इज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर द एग्जाम, बिकॉज लेबर लॉ से मतलब हर दूसरे साल पे एक ना एक आपका आ ही जाता है यहाँ पे आपका पैराग्राफ, और इसके अंदर ट्रेड यूनियंस एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, आपके अथॉरिटीज वगैरह जो है वो, फिर आपका इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट, लेबर वेलफेयर एसोसिएशन, मतलब यहाँ पे जितनी आपकी ये देख लो ना ये स्कीम्स, ये आपके जितने भी एक्ट्स हैं इनको थोड़ा थोड़ा करके देख लेना, मिनिमम वेजेस एक्ट भी कर लेना। और एक ध्यान ये भी रखना कि अभी जो नया लेबर कोड है, लेबर कोड इसमें 4 आपके एक्ट्स दिए हुए हैं, वो 4 एक्ट्स का भी अभी बेसिकली आ रहा है कि शायद इंप्लीमेंट हो सकते हैं, तो ये जो पूरा आपका ये देख रहे हो सिलेबस ये आपका पूरा स्क्रैप हो सकता है, तो देयर इज अ गुड चांस ऑफ इट। तो आप ये कोशिश करिएगा कि न्यूज पे नजर बनाए रखिएगा, अगर मान लीजिए इसके अंदर चेंजेस आते हैं तो मैं आपको ऐसे भी, अगर आप कोर्स में एनरोल्ड हो तो कोर्स के अंदर हम लोग आपको पूरा ही फ्रॉम स्क्रैच कवर करके देंगे। अगर आप खुद से कवर कर पाते हो तो फिर वेल एंड गुड, बिकॉज क्लैट के अंदर फिर अगर वो चीज अगर एक बार इंप्लीमेंट हो गई है तो आएगी जरूर, ये बात का आप ध्यान रखिएगा। तो वेरी वेरी मतलब अलर्ट रह के चाहिएगा, और ये भी देख के चलते रहिएगा कि जो नया कोड आपका आया है लेबर कोड, उसमें दिया क्या हुआ, दैट इज गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपके बिजनेस लॉ के अंदर फिर से हम लोग आ जाते हैं, तो इसके अंदर थोड़े से मिसलिनियस आपके सब्जेक्ट से उनको भी आप थोड़ा सा अगर देख लोगे तो आपका काम अच्छा हो जाएगा। इसमें एक तो आपको जो सब्जेक्ट है टैक्स लॉ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बिकॉज ये अभी आपका होने वाला है क्या, रिपील होने का बहुत अच्छा चांस अभी बना हुआ है। तो यहां पर आपका टैक्स के अंदर में कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर ऑफ टैक्स, डिफरेंस बिटवीन टैक्स, फाइन्स, ये सब चीजें जितनी होती है। उसके बाद यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट पूरा जितना मैंने यहाँ पे मेंशन करा पूरा करके जाओ। जीएसटी का पूरा कंसेप्ट कायदे से पूरा करके जाना, कोई छोड़ना मत। फिर अगर मान लो चेंज होता है तो वैसे भी हम लोग वीडियोस इसके लिए लाएंगे सब हम लोग चैनल पे, और अगर आपको मान लो कोर्स में एनरोल्ड तो पूरा हम लोग पढ़ाएंगे भी, लेकिन खुद से भी अगर आप कर पा रहे हो तो ध्यान रखना कि अगर नया एक्ट आया तो जो जो चीजें चेंज हुई हैं वो पूरा पूरा पढ़ के जाना, वरना फिर दिक्कत करेगा आपको, ये आएगा जरूर क्लैट में, ध्यान रखना। फिर हम लोग बात करते हैं आईबीसी की। आईबीसी इज अ सब्जेक्ट जो कि अगर आप कर ले रहे हो बहुत अच्छा है, अगर आप पीएसयू के लिए
स्पेसिफिकली अगर तैयारी कर रहे हो तो पीएससी वाले स्टूडेंट्स को तो कायदे से कोशिश करनी चाहिए कि जितने सब्जेक्ट्स में से बता रहा हूँ ना, सारे के सारे करके जाए, बहुत मतलब आपको आसानी पड़ेगी। तो मेक श्योर करिए कि पढ़ के आप सब कुछ जाओ, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे अगला जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपका टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब ये जो आपका सब्जेक्ट है, इट इज लाइक अ स्टैटिक सब्जेक्ट। क्लैट के अंदर में कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं भी आता है, तो इसको भी आप करके जाइए, बिकॉज ये एक सब्जेक्ट ऐसा है कि आप इसको तैयार करने का फायदा ये होता है कि अगर आप कल को मान लो जुडिशरी एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो तो टीपीए इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिलेबस। तो ये आपको बहुत मतलब फायदा करेगा इसको पढ़ना। जितने मैंने टॉपिक्स में मेंशन करे सारे के सारे उसमें कर लेना। अगला आपका जो एक्ट है वो है आपका कॉम्पिटिशन एक्ट। अब कॉम्पिटिशन एक्ट भी आप इसलिए करके जाओ बिकॉज इसके अंदर से क्या, अगर मान लो उन लोगों को क्वेश्चन पूछना है तो वो लोग पूछ ही लेंगे, कुछ रुक नहीं पाएगा, और बहुत ही आसान सा आपका ये एक्ट होता है। छोटा सा है, 4 5 6 सेक्शंस होते हैं मेनली इसमें। थोड़ी थोड़ी चीजें अगर आप कर लोगे आराम से आपका ये पूरा खत्म हो जाएगा। बड़ी चीज नहीं है, जितना बस मैंने मेंशन करा टॉपिक्स उतना ही करके जो ना आपका काम आराम से यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे क्रिमिनल लॉ पे आते हैं कि जो आपके मिसलेनियस सब्जेक्ट्स है उनको आप कर लो। ये सारे ही जितने आपके सब्जेक्ट्स ये देख रहे हो ना, आपका एनडीपीएस एक्ट एक हो गया, एक आपका पॉस्को एक्ट हो गया, वो आप पूरा करके जितने टॉपिक्स मेंशन किए वो करते जाओ। जेजे एक्ट हो गया, इसके ये जितने आपके टॉपिक्स ये करके जो यूएपीए के अंदर ये जितने टॉपिक्स है ये आप करके जाओ। आपको इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैंने पूरा स्लाइड में मेंशन कर दिया, इसका स्क्रीनशॉट आप आराम से ले लो। फिर इसके बाद हम लोग आगे आते हैं पीएमएलए एक्ट भी, ये वाले टॉपिक्स प्रोविजन ऑफ विंडोज एक्ट में ये वाले एक्ट उसको आप कर लो, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। और उसके अलावा अगर आप बात करते हो तो आखिरी जो आपका एक्ट है वो है आपका SC/ST एक्ट। इसको भी आप लोग स्टूडेंट्स प्लीज कार्य से कर लीजिएगा, बिकॉज इसके ऊपर अभी रिसेंट में भी आपको याद होगा 2024-23 में एक जजमेंट इंपॉर्टेंट आया था इसके, उसको लेकर 18A सेक्शन है कोई आपका था जिसको वैलिडिटी को लेकर चैलेंज हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, अभी तक इसको वो नहीं किया गया, तो इसको भी करके जाइएगा। इंपॉर्टेंट आपका ये एक्ट पड़ेगा। और ये आपके जितने एक्ट्स है ये आप आराम से नेट पे जाके अपना अगर जाओगे ना सर्च करने तो आपको आराम से इसके नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। बहुत आपको भटकने की इसकी जरूरत नहीं है। पैराग्राफ वगैरह की बात है तो आ जाता है, कभी कभी भूले भटके थोड़ा बहुत, तो थोड़ा सा आप इसको करके जाओगे तो आपको यहाँ पे पीएसयू के पॉइंट ऑफ व्यू से खास करके बहुत फायदा यहाँ पे हेल्प आपको रहेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा में स्टूडेंट्स देखिए इस कुछ आपके इसके बाद जो टॉपिक्स हैं ये वाले इंपॉर्टेंट नहीं है इतने। ये दीज आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ बिकॉज अगर मान लो कल को क्लैट के अंदर आने का चांस है, अगर मान लो आप पीएसयू के लिए खास करके प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इन टॉपिक्स को टच करिएगा, वरना ऐसा आपको टच करने की कोई खास जरूरत नहीं है। जिसमें से पहले आपका जो सब्जेक्ट है वो है आपका इंश्योरेंस लॉ का। ये आपका जो पूरा लॉ है इसके अंदर आपको पूरा जो मीनिंग और नेचर होता है इंश्योरेंस लॉ का वो पूरा देखना है। फिर जो इसमें इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनके टाइप्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, फिर उसके अंदर भी अलग अलग टाइप के जो होते हैं। फिर आपका जो IRD है जो उसकी गवर्निंग बॉडी वो कैसे वर्क करती है, सब चीजें आपको थोड़ी सी देख के जानी है। तो ये थोड़ा सा आपका एक्ट डिफिकल्ट होगा पढ़ने में, बिकॉज इसकी कोई कॉन्सेप्ट वगैरह होते हैं उनको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा समझने में कठिनाई होती है। तो इसीलिए इसको तभी टच करिए जब आपने अगर मान लो बिजनेस लॉ में पहले से पढ़ाई करी है, या फिर आप मान लो CS वगैरह की तैयारी पहले कर रहे थे, आपके लिए शायद आसान होगा तो उसको आप पढ़ सकते हो। वरना अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट अगर आप हो, आप तभी करना जब पीएसयू के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देख रहे हो। बाकी बैंकिंग लॉज में अगर आप आ जाते हो तो बैंकिंग लॉ में तो फिर पूरा ही यू नीड टू गो इनटू 2 3 यहाँ पे आपके बेरैक्ट्स होती है जो कि आपको देखनी है। पहले तो आपकी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एक हो गई, फिर RBI वाली एक्ट हो गई, वो आपको देख के चलनी है। इसके अंदर जो जो आपके चीजें हैं जो मैंने मेंशन इसमें करी है आपको सारी की सारी देख के जानी है। अब इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक आता है सेबी वाला, ये वाला आप जो है बेसिकली कर सकते हो, बिकॉज कंपनीज एक्ट के अंदर में अभी जब पेपर अभी रिसेंट में अभी आपके क्लैट में अगर आप कुछ देखोगे उसमें तो आपके कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने पूछना शुरू करे हैं। तो आप इसको तो करीब मतलब देख के जाना, इसको आप कर सकते हो अगर आप वांटेड, आप इसको देख सकते हो कंपनीज और इसके साथ में इसको आप कर लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा अगर कोई आप सोच रहे हो कि आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि जो मैंने सिलेबस में मिस आउट करा हो तो आप मुझे प्लीज नीचे कमेंट से जरूर बताइए कि सर मुझे लगता है कि ये टॉपिक भी आपने इंक्लूड नहीं करा, ये एक्ट मतलब होना चाहिए था। मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर अगर मैं सेपरेट एक वीडियो लाऊं या उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन देना होगा तो मैं वो भी देने की कोशिश करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।